नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 फॉर फाइनेंस, जिसे कई लोग आप जानते ही हैं MS डायनामिक्स या D365F भी कहते हैं। जी। और ख़ास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब CAs के लिए ऑडिटिंग के काम को कैसे बदल सकता है, कैसे बेहतर बना सकता है। ये आजकल बहुत ज़रूरी विषय है। बिल्कुल। देखिए, आजकल बिजनेस चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। ग्लोबलाइजेशन है, नियम कानून रोज बदल रहे हैं और डेटा तो बस बढ़ता ही जा रहा है। सही बात है। इन सब ने मिलके वित्तीय प्रक्रियाओं को काफी उलझा दिया है है ना? और इसका सीधा असर पड़ता है CAs पर। ऑडिटिंग अब पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। हाँ, वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ गई हैं। इसीलिए अब ऐसे टूल्स की जरूरत है जो न सिर्फ काम आसान करें बल्कि ज्यादा सटीक हों, भरोसेमंद हों। यहीं पर ERP सिस्टम्स आते हैं। हाँ, यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जैसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP सिस्टम्स की भूमिका अहम हो जाती है। सोचिए, ERP एक तरह से कंपनी का डिजिटल नर्वस सिस्टम है ना? बिल्कुल, जो सारे अलग अलग हिस्सों फाइनेंस, सेल्स, प्रोक्योरमेंट सबको एक साथ जोड़ता है। ताकि सब कुछ तालमेल में चले। और D365F इसी तरह का एक मजबूत सिस्टम है जिसमें ऑडिटिंग के लिहाज से कई बेहतरीन क्षमताएं हैं। जी, खासतौर पे ऑडिटिंग के लिए इसमें काफ़ी कुछ है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद साफ है। हम गहराई से ये जानेंगे कि MS डायनामिक्स CAs को ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, ज्यादा असरदार बनाने और सबसे जरूरी डेटा पर आधारित फैसले लेने में कैसे मदद कर सकता है। हाँ, ये समझना ज़रूरी है। और हमारी ये बातचीत हमें मिले कुछ स्रोत दस्तावेजों, खासकर कुछ PDF एक्सर्प्ट्स पर आधारित है जिनमें इस विषय पर काफी जानकारी दी गई है। जी, चलिए तो शुरू करते हैं इस पड़ताल को। बिल्कुल। तो सबसे पहले D365F के बैकग्राउंड को थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसा हमने कहा, ये एक प्रमुख ERP समाधान है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कई सारे टूल्स हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, उससे कई ज़्यादा है। अच्छा, किस तरह से? देखिए, इसमें ऑटोमेशन है, मतलब काम अपने आप होते हैं, वर्कफ्लो सुव्यवस्थित होते हैं और ऑडिटिंग के लिए खास तौर पर बनाई गई मजबूत फंक्शनैलिटीज हैं। मतलब पारंपरिक सॉफ्टवेयर से आगे। हाँ, पारंपरिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अक्सर रिकॉर्ड कीपिंग तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन D365F प्रक्रियाओं को इंटीग्रेट करता है, ऑटोमेट करता है। ये बड़ा फर्क है। समझ गए। और देखिए, जैसे जैसे कंपनियां अपने रोजमर्रा के काम के लिए इन ERP सिस्टम्स पर ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं, CAs के लिए ये जरूरी हो गया है कि वे इन सिस्टम से निकलने वाली जानकारी को परख सकें, उसकी सटीकता, उसकी भरोसेमंदता। हाँ, ये तो है। सिस्टम पर भरोसा करना पड़ता है। और उसके लिए खास ऑडिटिंग विशेषज्ञता चाहिए जो इन सिस्टम्स को समझ सके। D365F जैसी टेक्नोलॉजी इसी जरूरत को पूरा करने में मदद करती है। CAs के लिए एक नया अवसर भी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो चलिए अब उन मुख्य विशेषताओं पर आते हैं, उनकी कॉन्सेप्ट्स पर, जो MS डायनामिक्स को ऑडिटिंग के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं जनरल लेजर से, सामान्य बही खाता। ये D365F की आप कह सकते हैं बुनियाद है। अच्छा। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, मतलब सारी वित्तीय लेन देन यहीं एक जगह रिकॉर्ड होती हैं। इसका CAs के लिए क्या मतलब है? उनके लिए सीधा मतलब है कि फंड्स कहाँ से आए, कहाँ गए, ये ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। खातों के बैलेंस को वेरीफाई करना सरल हो जाता है क्योंकि सारी जानकारी एक ही जगह है, बिखरी हुई नहीं। हाँ, वो अलग अलग लेजर मिलाने का सिरदर्द कम हो जाता होगा। बिल्कुल। वो पारंपरिक तरीका जहाँ कई अलग अलग किताबें मिलानी पड़ती थीं, उससे ये बहुत अलग और कुशल है। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है AP यानी देय खाते और AR यानी प्राप्य खाते। ये मॉड्यूल कैसे मदद करते हैं? देखिए, AP और AR मॉड्यूल जो हैं, वो इनवॉइस प्रोसेसिंग, पेमेंट अप्रूवल, कलेक्शन जैसी प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट मतलब इसमें प्री डिफाइंड वर्कफ्लो होते हैं। कौन किस भुगतान को मंजूरी देगा, ये सब सिस्टम में पहले से तय होता है। इससे न सिर्फ काम तेजी से होता है बल्कि नियंत्रण भी बढ़ता है। और ऑडिट के नजरिए से? सबसे बड़ी बात, हर लेन देन का एक स्पष्ट डिजिटल निशान या ट्रेल बनता है। ऑडिटर के लिए ये ऑडिटेबिलिटी मतलब अंकेक्षण क्षमता को बहुत सुधारता है। उन्हें पता होता है कि किस लेन देन को किसने, कब और क्यों मंजूरी दी। पारदर्शिता बढ़ जाती है। हाँ, पारंपरिक पेपर आधारित सिस्टम के तुलना में कहीं ज्यादा पारदर्शी है ये। और एक्सपेंस मैनेजमेंट के बारे में क्या? व्यय प्रबंधन। अक्सर यहाँ गड़बड़ियों की आशंका रहती है।
आपने सही मुद्दा उठाया। एक्सपेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है वो कर्मचारी खर्चों को ट्रैक करने, उन्हें सही कैटेगरी में डालने, मंजूरी देने और रीइंबर्स करने की प्रक्रिया को बहुत आसान और नियंत्रित बनाता है। नियंत्रित कैसे? इसमें कंपनी की जो व्यय नीतियां हैं, एक्सपेंस पॉलिसीज, उन्हें सिस्टम में ही लागू किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी खास तरह के खर्च की सीमा तय है। अगर कोई कर्मचारी उससे ज्यादा का बिल डालता है तो सिस्टम उसे तुरंत फ्लैग कर देगा। अच्छा। तो ऑडिटर के लिए इसका मतलब है कि पॉलिसी के उल्लंघन या संभावित धोखाधड़ी वाले खर्चों को पहचानना बहुत आसान हो जाता है और विस्तृत लेन-देन रिकॉर्ड से ऑडिट नियंत्रण भी मजबूत होता है। समझ गई। और फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट, स्थिर संपत्ति प्रबंधन, बड़ी कंपनियों के लिए ये एक अहम और कभी-कभी जटिल क्षेत्र होता है। बिल्कुल, ये मॉड्यूल स्थिर संपत्तियों जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, इनको ट्रैक और मैनेज करने का एक बहुत व्यापक समाधान देता है। इसमें डिप्रिसिएशन की गणना यानी मूल्यह्रास, रखरखाव का शेड्यूल, सब कुछ शामिल होता है। तो ऑडिटर को क्या फायदा? ऑडिटर को फायदा ये है कि उन्हें संपत्ति के रिकॉर्ड सटीक और अप टू डेट मिलते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन को सिस्टम के डेटा से मिलाना बहुत आसान हो जाता है। इससे एसेट रजिस्टर की सटीकता सुनिश्चित होती है और ऑडिट का समय भी बचता है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। अच्छा, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग मतलब बजट और पूर्वानुमान बनाने की क्षमता भी इसमें है। ऑडिट में इसका क्या रोल है? ये क्षमता ऑडिटर्स के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स यानी विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं में बहुत मददगार है। D365F विस्तृत बजट और वित्तीय अनुमान बनाने की सुविधा देता है। तो ऑडिटर क्या करते हैं इसका? ऑडिटर आसानी से वास्तविक नतीजों की तुलना बजट के आंकड़ों से कर सकते हैं। अगर कहीं बड़ा अंतर दिखता है तो वो उस खास एरिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मतलब रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग। हाँ बिल्कुल, ये ऑडिट को ज्यादा रिस्क बेस्ड बनाता है। उन जगहों पर ज्यादा ध्यान देना जहां गड़बड़ी की आशंका ज्यादा हो, न कि आंख बंद करके सब कुछ चेक करना। और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी हमने पहले भी बात की, ऑडिट ट्रेल्स। ऑडिट ट्रेल्स, ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, D365F लगभग हर वित्तीय लेनदेन और सिस्टम में होने वाले बदलावों का एक विस्तृत स्वचालित ऑडिट ट्रेल रखता है। हर बदलाव का? जी हाँ। इसमें ये दर्ज होता है कि किस यूजर ने क्या बदलाव किया, कब किया और पहले क्या स्थिति थी। ऑडिटर के लिए ये एक तरह की टाइम मशीन जैसा है। टाइम मशीन? अच्छा। वो किसी भी लेनदेन के पूरे जीवन चक्र को देख सकते हैं, उसे शुरुआत से अंत तक ट्रेस कर सकते हैं। इससे डेटा की इंटेग्रिटी मतलब अखंडता सुनिश्चित होती है। और इसकी खास बात यह है कि ये ट्रेल्स अक्सर इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनमें आसानी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये पारंपरिक लॉग फाइल्स या मैनुअल रिकॉर्ड्स के मुकाबले एक बहुत बड़ा फायदा है। ये ऑडिटर को सिस्टम पर भरोसा करने का एक ठोस आधार देता है। बिल्कुल। इन कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर समझने के लिए क्यों ना कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखें, केस स्टडीज। हाँ, उससे बात और साफ हो जाएगी। इससे पता चलेगा कि असल में ऑडिटिंग के दौरान D365F कैसे काम आता है। पहला केस लेते हैं इन्वेंट्री विसंगतियों का, इन्वेंट्री डिस्क्रेपेंसीज। जी। सोचिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके पास इन्वेंट्री को रियल टाइम में ट्रैक करने का कोई बढ़िया सिस्टम नहीं है और काफी काम मैनुअल डेटा एंट्री से होता है। ये आम समस्या है। नतीजा, जब साल के अंत में या बीच में स्टॉक गिना जाता है तो अक्सर रिकॉर्ड्स और असल स्टॉक में अंतर मिलता है। इससे न सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत हो सकती है, बल्कि चोरी या बर्बादी का भी पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में ऑडिटर के सामने बड़ी चुनौती होती है। जाहिर है, अधूरे या अविश्वसनीय रिकॉर्ड्स के कारण इन्वेंट्री का सही मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। उन्हें ये पता लगाने में दिक्कत आती है कि स्टॉक का नुकसान, इन्वेंट्री श्रिंकेज कितना और क्यों हुआ। और नियंत्रण कैसे हैं, ये भी नहीं पता चलता। हाँ, मौजूदा नियंत्रण कितने प्रभावी हैं, ये जानना भी मुश्किल होता है। तो D365FF यहाँ कैसे मदद कर सकता है? कौन सी सुविधाएं काम आ सकती हैं? यहाँ D365FF का इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत उपयोगी है। इसे बारकोड स्कैनिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। बारकोड स्कैनिंग? हाँ, हर इन्वेंट्री आइटम पर बारकोड लगाकर माल के आने जाने को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। इससे मैनुअल एंट्री की जरूरत खत्म हो जाती है और गलतियां बहुत कम होती हैं। और स्टॉक गिनने का तरीका? उसके लिए साइकिल काउंटिंग प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। मतलब पूरे स्टॉक को साल में एक बार गिनने के बजाय नियमित अंतराल पर थोड़े थोड़े स्टॉक को गिनना और सिस्टम के डेटा से मिलाना। अच्छा, इससे विसंगतियां जल्दी पकड़ में आती होंगी। बिल्कुल। और इसके अलावा ऑटोमेटेड परचेज ऑर्डर्स भी सेट किए जा सकते हैं।
जैसे ही किसी आइटम का स्टॉक न्यूनतम स्तर से नीचे जाए, सिस्टम खुद ही खरीद का ऑर्डर बना दे। और इसका ऑडिट पर सीधा असर क्या पड़ता है? सीधा असर यह है कि ऑडिटर को ज्यादा भरोसेमंद और रियल टाइम इन्वेंट्री डेटा मिलता है। बारकोड स्कैनिंग और साइकिल काउंटिंग से रिकॉर्ड्स की सटीकता बढ़ती है। तो ऑडिटर का फोकस बदल जाता है। हाँ, ऑडिटर अपना समय सिर्फ स्टॉक गिनने में लगाने के बजाय इन्वेंट्री वैल्यूएशन की नीतियों, स्लो मूविंग स्टॉक के विश्लेषण या नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन करने जैसी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर लगा सकते हैं। ऑटोमेटेड परचेज ऑर्डर से स्टॉक आउट का खतरा कम होता है। कुल मिलाकर ऑडिट ज्यादा कुशल और प्रभावी हो जाता है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरी केस स्टडी पर चलते हैं। नकदी शेष और ऑडिट ट्रेल का मिलान। रेकंसाइलिंग कैश बैलेंसेस एंड ऑडिट ट्रेल। जी, कैश रिकॉन्सिलिएशन। कल्पना कीजिए एक हेल्थ केयर संगठन है। उन्हें अपने बैंक स्टेटमेंट्स को जनरल लेजर के कैश अकाउंट से मिलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ज़्यादातर काम मैनुअल होता है और लेन देन में हुए बदलावों का कोई स्पष्ट ऑडिट ट्रेल नहीं है। इससे अंतरों को ढूंढना और उनकी जांच करना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम बन जाता है। यहाँ ऑडिटर की परेशानी समझी जा सकती है। जब लेन देन को उसके मूल दस्तावेज तक ट्रेस करना मुश्किल हो तो सत्यापन कैसे होगा? और गलतियों का डर? हाँ, मैनुअल मिलान में न सिर्फ घंटों लगते हैं बल्कि मानवीय भूल की संभावना भी बनी रहती है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि कोई गलती या धोखाधड़ी शायद पकड़ में ना आए। इस चुनौती से निपटने के लिए D365 FM में क्या समाधान है? यहाँ D365 FM का कैश एंड बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत कारगर है। इसे बैंकों के साथ सीधे इंटीग्रेट किया जा सकता है। मतलब बैंक से डायरेक्ट कनेक्शन? हाँ, जिसे बैंक फीड इंटीग्रेशन कहते हैं। इससे बैंक लेन देन अपने आप सिस्टम में आ जाते हैं, मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। और ऑडिट ट्रेल? सिस्टम में मौजूद ऑडिट ट्रेल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि कैश बैलेंस में किए गए हर एडजस्टमेंट या बदलाव का रिकॉर्ड रहे। किसने किया, कब किया, क्यों किया। इसके अलावा सिस्टम में विस्तृत बैंक रिकंसिलिएशन की सुविधा होती है, जो बैंक स्टेटमेंट और लेजर के बीच के अंतरों को ऑटोमैटिकली पहचान सकती है और मिलान में मदद करती है। तो इससे ऑडिटर का काम कैसे बदलता है? ये ऑडिटर के काम करने के तरीके को आप कह सकती हैं पूरी तरह बदल सकता है। ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से मैनुअल काम बहुत कम हो जाता है। मतलब फोकस शिफ्ट। हाँ, ऑडिटर घंटों तक एक-एक एंट्री मिलाने के बजाय सिस्टम द्वारा पहचानी गई विसंगतियों मतलब एक्सेप्शंस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऑडिट ट्रेल्स उन्हें किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तह तक जाने में मदद करते हैं। इससे न सिर्फ ऑडिट का समय बचता है बल्कि कैश मैनेजमेंट से जुड़े जोखिमों का ज्यादा गहरा विश्लेषण संभव हो पाता है। दिलचस्प। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम होने से ऑडिट की गुणवत्ता सचमुच बेहतर होती है? देखिए, सारे संकेत तो यही इशारा करते हैं कि हाँ, ये ऑडिटर को ज्यादा विश्लेषणात्मक भूमिका निभाने का मौका देता है। वे रूटीन चेकिंग से हटकर रिस्क एनालिसिस और कंट्रोल टेस्टिंग पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। सही है। अब तीसरी केस स्टडी देखते हैं जो खातों के प्राप्तियों का मिलान से जुड़ी है। रिकंसाइलिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स। AR रिकॉन्सिलिएशन। हाँ, मान लीजिए एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म है या कोई लॉ फर्म। उनके क्लाइंट बिलिंग प्रोसेस में पारदर्शिता की कमी है। अलग-अलग सिस्टम जैसे टाइम ट्रैकिंग, बिलिंग, अकाउंटिंग ये ठीक से जुड़े हुए नहीं हैं। इंटीग्रेशन की कमी। इस वजह से उन्हें अपने प्राप्य खातों अकाउंट्स रिसीवेबल्स का मिलान करने में मुश्किल होती है। पेमेंट आने में देरी होती है, कुछ रकम शायद डूबत खाते में डालनी पड़ती है और ऑडिट के दौरान ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन से बिल वसूले नहीं जा सके हैं। जटिल स्थिति है। मैनुअल रूप से हर क्लाइंट के खाते का मिलान करना, पेमेंट हिस्ट्री ट्रैक करना और बिलिंग रिकॉर्ड्स के साथ संभावित अंतरों की पहचान करना ये बहुत समय लेने वाला और गलतियों से भरा काम हो सकता है। और उन्हें ये भी देखना होता है कि पैसा मिलेगा या नहीं। बिल्कुल, उन्हें ये आकलन करना होता है कि जो पैसा लेना बाकी है, रिसीवेबल्स, वो वास्तव में मिलेगा भी या नहीं, उसकी कलेक्टेबिलिटी क्या है, और इसके लिए भरोसेमंद डेटा चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए D365F क्या पेश करता है? यहाँ D365F का अकाउंट्स रिसीवेबल मॉड्यूल केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसे अक्सर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा सकता है। CRM के साथ? हाँ, CRM यानी ग्राहक संबंध प्रबंधन सिस्टम। इस इंटीग्रेशन से बिलिंग, पेमेंट और ग्राहक संचार का पूरा इतिहास एक जगह मिल जाता है। D365F में ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर्स सेट किए जा सकते हैं जो बकाया भुगतान के लिए ग्राहकों को ऑटोमेटिकली ईमेल या SMS भेजते हैं।
और वो अस्पताल वाला उदाहरण? हाँ, अगर स्रोत दस्तावेज के उदाहरण की बात करें तो D365F को अस्पताल की बिलिंग प्रणाली से जोड़ा जा सकता है ताकि मरीजों के शुल्क और बीमा की जानकारी अपने आप सिस्टम में आ जाए। इससे मैनुअल एंट्री खत्म। और ये सब ऑडिट प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाता है? इससे ऑडिटर को प्राप्य खातों की पूरी तस्वीर साफ मिलती है। इंटीग्रेशन से डेटा की सटीकता बढ़ती है। CRM इंटीग्रेशन से ऑडिटर को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी खास क्लाइंट से पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, शायद कोई विवाद हो, कोई शिकायत हो। अच्छा। ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स और कलेक्शन एक्टिविटी का रिकॉर्ड ये आकलन करने में मदद करता है कि कंपनी अपने प्राप्य धन को वसूलने के लिए कितने प्रभावी कदम उठा रही है। तो ऑडिटर का समय बचता है। हाँ, ऑडिटर अपना समय मैनुअल मिलान पर बर्बाद करने के बजाय एजिंग एनालिसिस, कौन सा पैसा कितने समय से बकाया है, डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन की पर्याप्तता और रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज के अनुपालन जैसी रणनीतिक चीजों पर लगा सकते हैं। मतलब ऑडिटर को क्लाइंट की पूरी कहानी और पैसे की वसूली की संभावना एक ही जगह ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख जाती है। हमने देखा कि MS डायनामिक्स आज ऑडिटिंग में कैसे क्रांति ला रहा है, लेकिन तकनीक तो यही नहीं रुकती। भविष्य में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब ऑडिटिंग के लिए D365F में आगे क्या रुझान देखने को मिल सकते हैं? तो इस सब का क्या मतलब है आने वाले कल के लिए? भविष्य निश्चित रूप से रोमांचक लग रहा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के नजरिए से। AI? वो कैसे? उम्मीद है कि AI को D365F में और गहराई से एकीकृत किया जाएगा। ये वित्तीय लेन देन में असामान्य पैटर्न या विसंगतियों का पता लगाने में मदद कर सकता है। मतलब संभावित धोखाधड़ी या त्रुटियों को शायद जल्दी पकड़ा जा सकेगा। और क्या कर सकता है AI? AI शायद ऑडिट प्लानिंग में भी मदद करे। ये पहचान कर कि किन क्षेत्रों में जोखिम ज्यादा है और कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कल्पना कीजिए AI संचालित चैटबॉट्स की जो ऑडिटर के सवालों का जवाब तुरंत दे सकें, जैसे मुझे पिछले क्वार्टर के सबसे बड़े 10 खर्च दिखाओ। अरे वाह, ये तो वाकई काम करने का तरीका बदल देगा। और डेटा को समझने के तरीकों में क्या बदलाव आ सकते हैं? उन्नत डेटा विजुअलाइजेशन की बात भी होती है, एनहांस्ड डेटा विजुअलाइजेशन। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भविष्य में D365F में और ज्यादा उन्नत इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और विजुअल रिपोर्ट्स देखने को मिल सकती हैं। मतलब चार्ट्स और ग्राफ्स। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरैक्टिव। ये ऑडिटर को सिर्फ नंबरों की लिस्ट देखने के बजाय डेटा को विजुअली समझने में मदद करेंगी। इससे ट्रेंड्स, आउटलायर्स मतलब असामान्य डेटा पॉइंट्स और संभावित जोखिमों को पहचानना ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक क्लिक से देख पाएं कि किस रीजन में सेल्स अचानक गिरी है या किस वेंडर को पेमेंट असामान्य रूप से ज्यादा हो रही है। रियल टाइम ऑडिट ट्रेल्स को भी शायद विजुअली दर्शाया जा सकेगा, जिससे जटिल प्रक्रियाओं का प्रवाह समझना आसान होगा। और क्लाउड आधारित समाधान का चलन तो बढ़ ही रहा है, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, इसका ऑडिटिंग पर क्या असर होगा? देखिए, D365F जैसे क्लाउड आधारित ERP सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है रियल टाइम एक्सेस। कहीं से भी। हाँ, ऑडिट टीम दुनिया में कहीं भी हो, उन्हें हमेशा लेटेस्ट वित्तीय डेटा उपलब्ध रहता है। इससे ऑडिट ज्यादा लचीला और सहयोगी बन जाता है। भविष्य में क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सहयोग मतलब कोलैबोरेशन की सुविधाएं और बेहतर होंगी। कैसे? ऑडिटर और कंपनी के लोग सीधे सिस्टम के अंदर ही सुरक्षित रूप से दस्तावेज साझा कर सकेंगे, सवाल पूछ सकेंगे, जवाब दे सकेंगे। इससे ईमेल और मीटिंग्स पर निर्भरता कम होगी। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, तो क्लाउड और AI मिलकर कंटिन्यूअस ऑडिटिंग यानी निरंतर ऑडिटिंग की संभावनाओं को भी खोलते हैं, जहां ऑडिट साल में एक बार होने वाली घटना न रहकर एक सतत प्रक्रिया बन सकता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जी हाँ। तो इस पूरी गहरी बातचीत को समेटे तो निष्कर्ष क्या निकलता है? साफ है कि माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सहयोगी है। बिल्कुल। यह ऑडिट को ज्यादा कुशल बनाता है, ज्यादा प्रभावी, डेटा पर आधारित और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तकनीक की क्षमता को समझकर और अपनाकर CAs न सिर्फ आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकते हैं, बल्कि वे व्यवसायों के वित्तीय स्वास्थ्य, पारदर्शिता और सुशासन मतलब गवर्नेंस में पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये उनके लिए अपनी भूमिका को पारंपरिक जांचकर्ता से आगे बढ़ाकर एक रणनीतिक सलाहकार के रूप में विकसित करने का अवसर भी है। हम अपने श्रोताओं को निश्चित रूप से D365FM जैसी तकनीकों की विशाल क्षमताओं को और गहराई से जानने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं
कि वे अपनी ऑडिटिंग प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वे विचार कर सकते हैं। जरूर। जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन एआरपी सिस्टम्स का भिन्न अंग बनते जा रहे हैं, एक ऑडिटर की भूमिका किस तरह विकसित होगी? क्या उनका काम जोखिम मूल्यांकन और सलाहकार सेवाओं की ओर ज्यादा झुकेगा, या फिर इस लगातार बदलते तकनीकी परिदृश्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए निरंतर सीखते रहने और खुद को अपडेट रखने का क्या महत्व है? सोचने के लिए बहुत जरूरी सवाल। आज हमारे साथ जुड़ने और इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को यह चर्चा उपयोगी लगी होगी। हम जल्द ही एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ हाजिर होंगे। सुनने के लिए शुक्रिया।